गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल पेपर है और हम रिवीजन कैप्सूल में लेके आए हैं आपके द एस्ट्रोलॉजिस्ट डे और रस्किन बॉन्ड के लिए है। क्या ये द एस्ट्रोलॉजिस्ट डे सही है? आई थिंक मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सही है, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है। और रस्किन बॉन्ड की जगह जो राइटर लिखना है हमने वो लिखना है आर के नारायण। बहुत सारे बच्चे रस्किन बॉन्ड को भी ओके कर देंगे, तो इसीलिए मैंने ये जानबूझ के आपके लिए जो चेंजेस किए, आई मीन पहले गलत लिखा और अब सही लिख दिया है, वो इसीलिए किया है ताकि आपको याद रहे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है या ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। आर के नारायण इज द राइटर ऑफ एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। आपको लिखना है ट्रू। अगर रस्किन बॉन्ड लिखा हो, रस्किन बॉन्ड एन एस्ट्रोलॉजिस्ट इज राइटर, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे जो आर के नारायण का है, इस चैप्टर का हमने पहले ट्रांसलेशन सब डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर भी हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हम इस पे बात करते हुए चलते हैं। तो एक ये इसमें है पंक्चुअली एट मिड डे। इसमें एक वर्ड है जो है मिड डे, तो यानी कि मिड डे की बात करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिड डे है। तो ये आपकी दुकान जो खोलता था, या दुकान यानी जो इसका बैग खोलता था, जिसपे काम करता था, एस्ट्रोलॉजी का काम करता था, तो ये अपनी मतलब जहाँ पे बैठता था, अपना दुकानदारी चलाता था, अपना बिजनेस चलाता था, तो वहां पर ये मिड डे यानी कि एट नून पहुंचता था, यानी कि दिन के 12 बजे। तो आप ये वर्ड को याद कीजिए, मिड डे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका पहला। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट थे उसके पास, प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या थे, या वो एस्ट्रोलॉजर था तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्या इक्विपमेंट थे। पैराफर्नेलिया एक वर्ड है, आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वर्ड भी अगर वहां पे लिखा जाएगा तो आइटम्स ऑफ हिज रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन जो लिखने हैं, तो उसमें आपने क्या लिखना है। तो इसमें सिर्फ ये लिखना है आपको, चार चीजों को याद रखना है। अ डजन काउरी सेल है उसमें, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, क्लोथ विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और इसके सिवा अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग। ये चार चीजें। एक नोटबुक भी है उसके पास, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, और एक दर्जन काउरी सेल्स भी हैं, कौड़ियां हैं, और एक बंडल है पामायरा राइटिंग का। बस अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इससे हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो अपने माथे पे क्या लगाता था। माथे को कहते हैं, मस्तक को कहते हैं फोरहेड। माथा या मस्तक जो भी कह रहे हैं, जैसे ये चित्र बना है यहाँ पे मस्तक है जो, तो मस्तक में वो क्या लगाता था। ये चित्र इसलिए बताया गया कि इसमें एक तो ये लगाता था वर्मिलियन, जो लाल रंग का सिंदूर जैसा दिख रहा है आपको, और एक लगाता था सेक्रेड ऐश, यानी कि जो राख होती है, पवित्र राख जिसको कहा है उसने, पूजा पाठ से जो राख बनती होगी, भगवान की पूजा पाठ करने से, वो राख को वो लगाता था। मतलब ये बताता था कि मतलब वो काफी पूजा पाठ करके उसने ये सिद्धि पाई है कि वो लोगों का भाग्य देख सकता है। ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप याद करेंगे, सबको याद आता ही होगा। हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। उसकी आंखों में एक चमक थी। अब कैसी चमक थी, क्या चमक थी, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये चमक क्यों थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि वो इसलिए थी क्योंकि वो लगातार अपने किसको ढूंढता था, कस्टमर्स को ढूंढता रहता था। यानी कि उसकी आंखें कस्टमर्स को ढूंढते रहती थी, और कस्टमर्स को ढूंढने के कारण ही उसकी आंखों में वो चमक दिखाई पड़ती थी। इसके बाद यह है कि उसके ग्राहक उस चमक को कैसे देखते थे, उसकी आंखों की चमक को। उसके ग्राहक जो थे बहुत साधारण ग्राहक थे, साधारण लोग थे। तो उनको ये लगता था कि ये कोई दिव्य प्रकाश यानी कि प्रोफेटिक लाइट है, और उनको बड़ा अंदर से महसूस होता था कि मतलब वो सही जगह पे आए हैं करके। मतलब अपने आप में बड़ा ही कंफर्ट महसूस करते थे, कंफर्ट फील करते थे। उन्हें लगता था कि यार जिस व्यक्ति के पास है बहुत सिद्ध व्यक्ति है, तब इसकी आंखों में इतनी चमक है। अब बाकी तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, इसको छोड़ देते हैं हम। इसमें एक वर्ड जो आ रखा है उसमें डार्क विस्कर्स भी आ रखा है, यानी कि उसके माथे पे तो राख और जो सिंदूर है वो है, और उसकी काली मूछें थी। ठीक है, यहाँ पे विस्कर वर्ड यूज है। विस्कर मतलब काली, डार्क मतलब काली, और विस्कर मतलब मूछें। मेन ये है इसमें। बाकी उसकी आंखों में इतनी चमक क्यों दिखाई देती थी, उसकी आंखों में जो चमक दिखाई इसलिए देती थी क्योंकि उसने अपने चेहरे को इस प्रकार से अपने रंगा रहता था वो चेहरा, कि उसकी आंख, वो रंगे होने के कारण क्या होता था, रंगे होने के कारण ऐसा लगता था कि मतलब ऊपर से उसका राख लगा था, और क्या बोलते हैं, सिंदूर लगा था, वर्मिलियन, सेक्रेड एशियन वर्मिलियन था, और नीचे उसकी काली मूछें थी, तो इसलिए उसके बीच में उसकी आंखें ऐसे चमकती थी कि लगती। मतलब इसमें कहा गया है लेखक द्वारा कि क्या कहते हैं, यदि किसी मूर्ख को भी ऐसा कर दिया जाए, इस प्रकार से सजा दिया जाए, तो उसकी आंखों में चमक आ जाए। चलिए वो सब छोड़िए, इसके बाद आगे हम चल रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट है कि क्या बोलते हैं, वो एक सैफरन कलर का टर्बन
पहनता था, सैफरन कलर, केसरिया रंग का, ये जो है यहाँ पे साफा वो अपने सिर पे बांधता था, और इसको कहते हैं टर्बन। ये अच्छे से वर्ड याद कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद वो अपने सिर पे बांधता था, और ये जो कलर स्कीम था ये कभी भी फेल नहीं होता था। इसके बाद इसमें कहा गया है कि लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते थे, पीपल्स अट्रैक्टेड टू हिम, पीपल्स गेट अट्रैक्टेड टू हिम या वर अट्रैक्टेड टू हिम, तो पीपल अट्रैक्ट होते थे उसकी तरफ, ऐसे इस प्रकार से अट्रैक्ट होते हैं जैसे मधुमक्खियां किसी फूल की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे तो कॉस्मोस एंड डेंगिया स्टॉक है, इतना याद नहीं हो पाएगा, जिसको याद है वो ठीक है, जिसको नहीं है तो वो फ्लावर्स लिख देना, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है टैमरिंड, यानी कि एक पेड़ का नाम यहाँ पे है, वो है इमली का पेड़, टैमरिंड, TAMA, टामा समझिए, RIN और डी, ठीक है। तो टैमरिंड जो ट्री है उस पेड़ के नीचे वो बैठ के बस ये समझ लीजिए अपना काम धंधा चलाता था। आगे है कि जहाँ पे उसकी दुकान थी वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, लोग वहां आते जाते रहते थे सुबह से शाम तक। तो लिखा है नैरो रोड थी, बहुत संकरी सड़क थी, और सुबह से लेके मॉर्निंग टिल नाइट जो है वहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता था। कि मतलब उसकी दुकान बहुत क्यों चलती थी, तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो उसकी दुकान कैसी जगह पे थी, ऐसी जगह पे थी जहाँ पे लोग दिन रात चलते रहते थे, मतलब भीड़ रहती थी, ठीक है। अभी इसमें बहुत चीजें बता रखी हैं तो ये सब छोड़ो हटाओ, मतलब इसमें लिखा है कि वहाँ पे बहुत प्रकार के व्यवसाय चलते थे, बहुत प्रकार के लोग वहाँ पे काम धंधा करते थे, तो उनके नाम भी लिखे हैं कि कोई किसी की मेडिकल की दुकान है, मेडिसिन सेलर है, कोई चोरी के सामान बेचने वाला है, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, कोई कबाड़ बेचने वाला है, कोई जादूगर है, और इसी प्रकार से और भी है, कुछ कोई कपड़े बेचने वाला है, कोई सस्ते कपड़े बेचने वाला है, तो इस प्रकार के लोगों की वहाँ पे दुकान थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या बोलते हैं, उन्हीं के वहां पे एक और दुकान थी जो था फ्राइड ग्राउंड बेचने वाला, मतलब भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था। तो ये वर्ड इसमें जो लिखा है बेटा, ये वर्ड याद कीजिए आप, फ्राइड ग्राउंडनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि फ्राइड ग्राउंडनट का वेंडर था वो, एक वेंडर वर्ड भी है, वेंडर मतलब दुकानदार ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जो मूंगफलियां बेचता था वो आदमी, इस आदमी से इसका क्या लेना देना था वो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। बस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि वो अपनी चीजों को फैंसी नेम से बुलाता था, जैसे अपनी मूंगफली को बड़े फैंसी नेम से बुलाता था, यानी कि लोगों में हल्ला करता था कि दुकान मतलब कि और ये खरीदिए ये खरीदिए, तो सीधे नहीं कहता था मूंगफली खरीदिए, वो कहता था, कभी कहता था कि बॉम्बे की आइसक्रीम कहता था। इसमें 3 वर्ड लिए हैं उसने, बॉम्बे आइसक्रीम, किसी दिन उसने ये कहा, किसी दिन उसने कहा दिल्ली आमंड, दिल्ली के बादाम, और किसी दिन कहा उसने राजास डेलीकेसी, राजा का मनपसंद भोजन, जो राजा लोग खाते हैं वैसे वो चीज आ गई है इधर के मार्केट में। इस प्रकार से वो मतलब चिल्लाता था, काफी हल्ला गुल्ला करता था, शोरगुल करता था, और इससे क्या होता था, उसकी दुकान के आगे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यही जो भीड़ होती थी, क्राउड डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजी, जो वही भीड़ जो इकट्ठी रहती थी उसमें से जो कुछ लोग जो इंतजार में रहते थे कि अब उनका नंबर आएगा और वो खरीदेंगे, तो वो क्या कहते हैं, उसी के बगल में एस्ट्रोलॉजर की दुकान थी, तो कई लोगों की भीड़ वो जो है एस्ट्रोलॉजर के आगे भी इकट्ठी हो जाती थी। वो एस्ट्रोलॉजर से अपना मतलब कि ज्योतिषी के पास अपना काम कराने के लिए नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे कि वो मूंगफली खरीदने आते थे। लेकिन वो मूंगफली वाली भीड़ कुछ यहाँ पे खड़ी हो जाती थी, और इन्हीं से कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर से प्रभावित हो जाते थे या जो भी था, तो वो लोग अपना हाथ भी उसको दिखाने लग जाते थे। इस कहानी में ये भी है कि जो ग्राउंड नट, एक इसमें देखिए लाइट ऑफ फ्लेयर लिखा है, यानी कि फ्लेयर का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए मशाल टाइप का। तो एक मशाल जो है, ये मूंगफली वाला जो है, जब शाम हो जाती थी तो ये अपने लिए यहाँ पे देखते हैं ना, तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए क्या कहते हैं मशाल का प्रयोग करता था उजाले के लिए। तो यही उजाला जो है, ये उजाले का इस्तेमाल करता था हमारा कौन, हमारा एस्ट्रोलॉजर भी, ज्योतिषी भी, क्योंकि ज्योतिषी के पास अपनी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अगर क्वेश्चन ने पूछा जाएगा कि मूंगफली वाले की रोशनी पे क्यों निर्भर था वो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके पास अपनी कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, और म्यूनिसिपल पार्टी, एक म्यूनिसिपल पार्टी होती है ना, म्यूनिसिपैलिटी ने भी ऐसी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की थी। ये लिखा है यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ये लिखा है म्यूनिसिपैलिटी भी अपनी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और जो भी लाइट की व्यवस्था होती थी वो लोग दुकानों से जो रोशनी आती थी बस वही उसी से वो रोशनी जगह जगमगाती थी। कुछ लोगों के पास क्या था, कुछ लोगों के पास क्या था, ये लिखा है इसमें। जैसे इसमें गैस लाइट वर्ड यूज किया कि गैस लाइट थी किसी के पास, किसी के पास नेकेड फ्लेयर्स थे, और किसी के पास ओल्ड साइकिल लैंप्स थे। इस प्रकार 3 प्रकार की लाइट की व्यवस्था की बात हो गई है, ठीक है, ये आप देखिए। इसके बाद है
अब इसमें आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो मतलब कि मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान क्या, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो उतना ही नहीं जानता था जितना कि उसके ग्राहक भी नहीं जानते थे। यानी कि जैसे उसके ग्राहक अनजान थे इस विद्या के प्रति, वैसे ही वो खुद भी अनजान था। मतलब उसको भी कोई ग्रह तारों नक्षत्रों का स्टार्स का कोई ज्ञान नहीं था। लाइक ए सिस्टम इनोसेंट कस्टमर्स, एक ये है इसमें। इसके बाद ये है कि फिर भी वो जो बातें करता था वो बातें जो है लोगों को खुश कर देती थी। उसकी बातें जो वो उत्तर देता था वो बातें लोगों को खुश कर देती थी और आश्चर्य से भी भर देती थी। और ये सब उसको प्राप्त हुआ था। इसमें जो वर्ड यूज है देखिए आप, स्टडी, प्रैक्टिस और श्रूड गेसवर्क, इन तीन चीजों के कारण उसको ये विद्या प्राप्त हुई थी। ठीक है, स्टडी यानी कि लगातार वो मतलब इस पर अध्ययन करता था, प्रैक्टिस करता था, इसका बार बार अभ्यास करता था, और श्रूड यानी कि अपने गैस भी लगाता था कि हाँ शायद ये हुआ होगा, शायद ये होगा, अपनी पूरी धूर्तता उसमें शामिल करता था। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये पूछा जाए ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में या फिर किसी और प्रकार से कि एस्ट्रोलॉजर जो था फेक था, तो आपको लिखना है कि यस ही वाज अ फेक एस्ट्रोलॉजर, मतलब पूरी तरह धूर्त था, मतलब श्रूड था, यानी कि फेक था। ठीक है, ऑल द सेम इट वाज, मतलब फिर भी मतलब जितना वो कमाता था लेखक के अनुसार वो सब क्या था कि भाई उसकी मेहनत का ही परिणाम था, इसलिए वो जो ले आता था सब कुछ सही था। लेखक ने ये भी यहाँ पे सिद्ध करने की कोशिश की। कहानी में आगे देखते हैं हम कि इसमें अब कहानी बिल्कुल यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है पूरा, मतलब कहीं इतिहास मतलब सॉरी अतीत में ले गए हैं कहानी को। लेखक उसने बताया कि उसने अपना गांव जो है अचानक छोड़ दिया था, बिना किसी प्लान के छोड़ दिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ दिया भाई, बिना किसी प्लान के क्यों छोड़ दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ही हैड मर्डर्ड अ पर्सन, या कोई भी उसका फ्रेंड था या उसके गांव का कोई, फ्रेंड मत देखिएगा, अ विलेजर। ठीक है, तो उसने अपने साथ के किसी विलेजर का खून कर दिया था, मर्डर कर दिया था। ठीक है, और उसको उसी उसमें उसने क्या करा था, अपना घर जल्दीबाजी में बिना कुछ बताए अपना गांव पूरा छोड़ के वो वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, अगर वो, इसमें ये आगे लिखा है कि अगर वो वहां रहता तो वो क्या करता, अगर वो वहां रहता तो वो फिर वही काम करता जो उसके फोर फादर्स, यानी कि फोर फादर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो उसके पूर्वज करते थे, जो उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, ये लोगों ने जो काम किया उसके, वो सब क्या करते थे, वो टिलिंग यानी कि जमीन को जोतते थे, अपना वहीं रहते थे, वहीं शादी हुई उन लोगों की और वहीं उन्होंने अपना घर परिवार बसाया और अपनी खेती बाड़ी जारी रखी। लेकिन ऐसा ज्योतिष के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि उसको अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा, और जब उसने घर छोड़ा तो क्या है, उसने किसी को बताया नहीं, विदाउट टेलिंग एनीवन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब उसने अपना घर छोड़ा उसने किसी को बताया था, अपने परिवार वालों को बताया था, तो आपको बिल्कुल लिखना है कि नो। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स आ सकता है। और अगर नहीं भी आएगा, अगर आपको ज्योतिषी के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा तो आप ये सब बातें लिखिएगा उसको। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं आगे कि इसमें कहते हैं कि उसने मतलब अपना गांव बहुत दूर तक छोड़ दिया, कपल ऑफ 100 माइल्स छोड़ दो उसको। इसके बाद वो अपने गांव से बहुत दूर आ गया, और अब देखिए अब उसके फिर कहानी का अतीत में से फिर प्रेजेंट में आ गया है। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, वो जो है अपने उसको ह्यूमन ट्रबल्स का एनालिसिस का जो है वर्किंग नॉलेज था। ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ ह्यूमन काइंड्स ट्रबल, मतलब कि वो लोगों की परेशानियों को जानता था, उनको समझता था, और उनका मतलब उनका एनालिसिस कर लेता था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, जैसे ह्यूमन, जनरली ह्यूमन लोग मतलब लोगों की जो मनुष्यों की प्रॉब्लम होती है मानव के बीच में, जो हम आम लोगों में देखी जाती है, वो है कि या तो वो मैरिज को लेकर चिंतित होते हैं, मनी को लेकर चिंतित होते हैं, टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो अड़ोसी पड़ोसी या परिवार के अंदर जो आपस में वाद विवाद हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं, उनके प्रति वो चिंतित रहते हैं बस। ठीक है, ये उसी का समाधान करता था, और ये उसको उसकी बहुत अच्छी समझ थी। ठीक है, ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं या आपके नॉर्मल लाइफ के लोग हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसका जो उसने मतलब इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस की, तो इसने उसकी क्या है समझ को बहुत विकसित कर दिया था, बहुत तेज कर दिया था। वो तुरंत मतलब 5 मिनट के अंदर ही समझ जाता था कि दूसरे की गलती कहाँ पे हो रही है, उससे दूसरे आदमी की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो ये सब उसके साथ था, मतलब इतना उसको ज्ञान हो चुका था, ये कह रहे हैं ये वैसा ज्ञान नहीं है, पर ये उसका लगातार अनुभव था, उस अनुभव से उसको ये ज्ञान हो रहा था। ही चार्ज 3 पाइस, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो एक
प्रश्न पूछते जब पूछा जाता था उससे, तो उसका कितना वो रुपया लेता था या कितना पैसा लेता था, क्या अमाउंट लेता था, तो 3 पाइज वर्ड है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रखिए। 3 THRE 3 और PIES पाइज। ठीक है, तो ये है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 पाइज। और 3 पाइज के सिवा इसमें और क्या कहते हैं, वो अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति 10 मिनट तक ना बोल दे। और वो क्यों ऐसा करता था, वो इसलिए ऐसा करता था क्योंकि इससे उसको इतना मटेरियल मिल जाता था, ही गॉट इनफ स्टफ फॉर टू आंसर अ डजन ऑफ क्वेश्चंस। मतलब दर्जनों प्रश्नों के उत्तर दे सकता था, दर्जनों उत्तर दे सकता था वो, और दर्जनों एडवाइस भी दे सकता था। यानी कि ऐसे कई चीजें मतलब उसके पास फिर हो जाती थी इकट्ठी, जिसके बेस पे वो उन्हीं प्रश्नों में से जो उनको पूछते थे लोग, प्रश्न अपनी समस्या बताते थे, उन्हीं में उसका आंसर वो खोज लेता था। इसीलिए वो क्या करता था, अपना 10 मिनट तक मुंह भी नहीं खोलता था। When he told the person before him gazing at his palm, और जब वो देखता था कि उसके जब वो अपने सामने लोगों के हाथ देखता था, तो वो उनको बताता था कि यार आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है, और 10 में से 9 लोग तो उससे सहमत हो जाते थे। ऐसे वो कभी किसी से कहता था कि आपके परिवार में तो कोई ऐसी महिला है जिसके कारण मतलब आपको परेशानी हो रही है, वो मतलब आपका अच्छा नहीं चाहती है, उसका आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, रूखा सूखा है, जो भी। एक इस प्रकार का भी रखता था, और एक और उसके पास था कारण कि वो जिसको अप्लाई करता था, यानी कि इन 3 कारणों को अप्लाई करता था, किसी न किसी पे कोई ना कोई फिट हो जाता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, वो कहता था कि अरे भैया तुम्हारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, तुम तो बहुत कितना भी करो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा शनि जो है खराब चल रहा है। याद रख मतलब यू हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न पेरिस, मतलब यहाँ जब आपका शनि ही बिगड़ा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, कुछ नहीं हो सकता आपका। इस प्रकार से वो कहते हुए उस आदमी को संतुष्ट कर देता था। तो ये सब जो बातें थी, ये उसको लोगों के दिलों में क्या करती थी, जगह दिला देती थी। ये सब बातें उसको लोगों के दिलों में स्थान दिला देती थी, और लोग सोचते थे कि हाँ यार कितना सही आदमी है, बिल्कुल सही। वो उनके दिल में तुरंत घर कर जाता था, या तुरंत अपने लिए जगह बना लेता था। एक ये है। इसके सिवा आप देखिए कहानी आगे बढ़ती है कि अब एक ये है कि नट वेंडर जब अपनी मशाल बुझाता था और अपने घर को जाने की तैयारी करता था, तो उसी वक्त एस्ट्रोलॉजर को भी समझ आया था कि आप उसको भी अपने घर को चल देना चाहिए। क्यों चल देना चाहिए, तो मैं बताई दिया मैंने शुरू में, क्योंकि उसके पास अपनी रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ही हैड नो अरेंजमेंट ऑफ लाइट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, हिज own arrangement of life. He hadn't any his own arrangement of life for himself. ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ऐसे अंधेरा हो गया एक दिन, मतलब जिस दिन की स्टोरी चल रही है उस दिन नट वेंडर जो, यानी कि नट्स वेंडर जो लिखा है इसका मतलब वही है ग्राउंड नट वाला भैया। ठीक है, मूंगफली वाला जो है वो उसने अपनी दुकान बंद करी, यानी कि उसने अपना वो जो मशाल है बुझा दी है, अब वो घर जाने लग गया है। और ये एस्ट्रोलॉजर भी अपना सामान समेट रहा है, ये भी घर जाने के लिए तैयारी करने लग गया। और इसी बीच क्या होता है कि उसके सामने से कोई रोशनी आ रही होती है, तो एक आदमी इसको अचानक आ जाता है उसके सामने। इन दोनों लोगों की बात होती है, और बात होती है तो फिर एस्ट्रोलॉजर उससे मतलब प्रभावित, मतलब जो भी है वो सोचता है कि चलो भागते भूत की लंगोटी से ही टाइप का होता है कि मतलब ग्राहक आ गया है तो भैया कुछ ना कुछ कमाई लेंगे हम इससे करके। तो वो उससे बोलता है कि आपको कोई प्रश्न है आप बताओ करके, तो वो पूछता है, बताता है वो, उसका है उसको किसी व्यक्ति की खोज है, मतलब तो वो उसको उसकी खोज पूरी होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। और जब ये प्रश्न होने लगते हैं तो इस बीच क्या होता है कि उनके बीच में समझौता होता है कि हम कुल भाई साहब आप इतना पैसा देंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो इनका जो होता है पहले समझौता 5 रुपये का हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये कहता है कि आप 5 रुपये दोगे मुझे करके, वो कहता है नहीं नहीं मैं आपको 5 रुपये नहीं दूंगा, और लास्ट में इनका 8 आने पे यानी कि 50 पैसे पे समझौता होता है। 8 आनाज लिखा है तो 8 आनाज ही लिखना है, 50 पैसा मत लिखना, 50 पैसा नहीं लिखा है। 5 रुपये से बात शुरू होती है, लेकिन 50 पैसे पे तय हो जाती है फाइनली। और ये जिस समय की कहानी है 1947 की कहानी है, हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो इसके बारे में है हमें पता है फैक्ट, फैक्टफुली ये 1947 की कहानी है। तो उस वक्त 8 आना बहुत ज्यादा होता है, 50 पैसा बहुत ज्यादा होता है, 5 रुपीज तो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आपका जो है प्रेयर भेज रहा हूँ, हेवन में भेज भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग योर प्रेयर टू हेवन। और आपको क्या बोलते हैं, आप तब तक रुकिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ करके। इसी बीच क्या होता है कि जो ये आदमी है अजनबी व्यक्ति, ये अपनी एक माचिस की तिल्ली जलाता है और अपने शरूट को जलाता है। शरूट वर्ड इसमें यूज हुआ है, ये रहा शरूट वर्ड।
CHEROO, CHERO, शेरूट। शेरूट का मतलब है आपके लिए क्या है? शेरूट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको शेरूट का मतलब सिगार समझ लीजिए या सिगरेट समझ लीजिए, सिंपली। बस लिखना मत, वो शेरूट की वर्ड यूज करना। और वो उसको क्या बोलते हैं, इसको जलाता है, तो इससे क्या होता है, लेखक को, नहीं सॉरी, एस्ट्रोलॉजर को उसके चेहरे की झलक पड़ जाती है, उसको दिख जाती है, और वो देख लेता है कि वो कौन है वो व्यक्ति। और अचानक वो अपने इतिहास में लौट जाता है, और उसकी आवाज, ये सब बीच में जो है थोड़ा सा शीवरिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है अपने उस पे, और कहते हैं उसकी आवाज भी थोड़ा कमजोर सी रहती है, डगमगाने लगती है, और वो थोड़ा सा अपने, मतलब कि वो थोड़ा बेहोश टाइप का होने लग जाता है, यानी कि वो मतलब घबरा जाता है कुल मिला के ये। तो वो कहता है कि भाई साहब मेरे को यार तुम्हारे प्रश्न को उत्तर नहीं देने, ये वो करके फिर लेकिन उन दोनों में फिर से वो हो जाता है, विवाद हो जाता है, वो आदमी उसको जाने नहीं देता है, वो अजनबी व्यक्ति। तो जब वो जाने नहीं देता है तो वो सोचता है कि क्यों ना भाई अब इसके प्रश्न का उत्तर ही दिया जाए, तो फिर वो थोड़ा टालम टोल करता है, और उसके बाद वो सीधे मुद्दे पर आ जाता है, और वो कहता है कि क्या कहते हैं, इस कहानी में फिर आगे देखते हैं हम कि जब वो बहाने करता है, उसके बाद फाइनली वो उसको बताने लग जाता है कि भैया आपको जो व्यक्ति की तलाश है, फिर मतलब उनमें फाइनली मतलब 1 रुपए में फिर दोबारा से तय होता है। वो कहता है कि ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अगर आपको वो उत्तर सही लगेंगे तो आप मुझे 1 रुपया देंगे। यहाँ पे 1 रुपया लिखा है, ठीक है, रुपये, ये है 1 रुपया। 1 रुपये पर उनकी बात तय हो जाती है, ठीक है। जब ये बात तय हो जाती है, और वो कहता है कि आप तो मैं उत्तर तभी दूंगा अगर आप इस पे तय कर रहे हैं, तो फिर वो दोनों की मतलब उसमें फाइनल डील हो जाती है 1 रुपए पे। उसके बाद क्या होता है कि वो बताता है उसको कि आपको किसी ने चाकू मारा था एक बार। तो वो कहता है, वो बोलता है यार ये आदमी बड़ा जानकार है, उसको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर सच में बहुत जानकार है, और वो एस्ट्रोलॉजर से सहमत हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और वो अपना निशान भी दिखाता है अपनी छाती पे, उसमें किसी ने चाकू मारा होता है। उसके बाद यह है कि वो कहता है कि आपको ना कहीं खेत के आसपास ही कोई कुआं था, और आपको वहां पे मरने के लिए धक्का मार के छोड़ देता है। कुएं को वेल कहते हैं, ठीक है, ये वेल पे, और फील्ड इसको कहते हैं खेत को। खेत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुआं लिख लीजिए सीधे, कि आपको कुएं में धक्का मार दिया था किसी ने, मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर वो कहता है कि हाँ मेरे को वहां छोड़ा तो था, लेकिन वहां से कोई आदमी गुजर रहा होता है, चांस बाई चांस, और क्या कहते हैं वो कुएं में झांक लेता है, पीप इनटू द वेल का मतलब कुएं में झांक लेता है, और इस प्रकार से वो बेचारा बच जाता है। तो अब वो सीधे प्रश्न पे आ जाता है अजनबी व्यक्ति, और वो कहता है कि मैं उसको अब मतलब मुझे वो कब मिलेगा वो व्यक्ति, मुझे उससे बदला लेना है, मतलब ये मीनिंग यहाँ लिखा नहीं है बदला लेना है, लेकिन मतलब उसका इसी प्रकार का रिएक्शन है, क्योंकि क्लेंचिंग हिज फिस्ट लिखा है, मतलब कि वो अपनी मुट्ठी बांध देता है, और वो कहता है वो मुझे कब मिलेगा। तो वो कहता है जो एस्ट्रोलॉजर, वो कहता है आपको दूसरी दुनिया में मिलेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, और वो मर चुका है। और वो कब मर चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक क्वेश्चन पूछ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे क्या बताया उस व्यक्ति के बारे में जिसको ढूंढ रहा था, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया कि वो उसको दूसरी दुनिया में मिलेगा, और वो 4 महीने पहले, 4 मंथ्स अगो, क्या लिखा है, 4 मंथ्स अगो, मतलब 4 महीने पहले वो मर चुका है, किसी दूर के शहर में मर चुका है, मतलब वहां नहीं मरा है जहाँ एस्ट्रोलॉजर रहता है, कहीं दूर दूसरे शहर में मर चुका है, और तुम उसको इस जन्म में कभी नहीं देख पाओगे, इस प्रकार से बताता है। उसको बड़ा दुख भी होता है, लेकिन फिर वो उसको उसका नाम भी बताता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर उसके नाम से उसको संबोधित करता है गुरु नायक की। स्टोरी में पहली बार है कि उस अजनबी व्यक्ति का नाम प्रकट किया जाता है कि वो कौन है करके। और एस्ट्रोलॉजर का अगर एक क्वेश्चन आएगी एस्ट्रोलॉजर का कोई नाम था इस कहानी में बताया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये प्रश्न आएगा उसको ध्यान रखिएगा, आप एस्ट्रोलॉजर का कोई नाम नहीं बताया गया। कहीं पे ये पूछा जा सकता है एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक था, तो ये गलत होगा, इसको फॉल्स लिखना है आपने, ये आप ध्यान रखिए। तो तब वो पूछता है कि आप मेरा नाम भी जानते हैं गुरु नायक, जब वो अपना नाम सुनता है तो वो बड़ा सरप्राइज सा हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हाँ हाँ मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, आपका गांव यहाँ से बहुत दूर है, और यहाँ से वहां जाने में आपको कितने दिन लगते हैं ये भी बताता है। वो कहता है कि आपको यहाँ से अपने गाँव जाने में 2 डेज लगते हैं, यहाँ पर 2 डेज लिखा है, ठीक है, 2 डेज की जर्नी है आपके गाँव तक जाने। और वो कहता है कि मेरे को लगता है आपके ऊपर एक बार और फिर से कोई दूसरा खतरा आने वाला है, जैसे पहले आ चुका है आपके जीवन पे, लाइफ पे। तो आपको बेहतर है कि आप अपने गाँव लौट जाइए, अपने घर लौट जाइए। और वो उसको क्या करता है, ये भी है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि उसने उसको क्या दिया। जब उसने कहा उससे कि आपने गांव को लौट जाए, तो उसने क्या दिया, उसने उसको
पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश दिया, यानी कि उसने उसको एक चुटकी जो है राख दी है, ठीक है। और उसने कहा कि आप इसको अपने माथे पे लगाइए, कहाँ, रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पे आप इसको लगा लीजिए, ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, और अपने गाँव लौट जाइए। और कभी भी वो ये भी कहता है कि आप कभी भी साउथ वर्ड मत आइएगा, साउथ की तरफ मत आइएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर साउथ में रहता था और उसका गांव था, किसका, जो गुरु नायक है उसका गांव था नॉर्थ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, वाई शुड आई लीव माई होम, वो कहता है नहीं नहीं, अब मैं अपना गाँव क्यों छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जो भी होना था वो तो हो चुका है, अब तो वो आदमी भी मर चुका है, उसकी बड़ी बुरी मौत हुई होगी, इस प्रकार से वो इसमें जिक्र आता है। और उसके बाद वो ये भी पूछता है उससे कि वो कैसे मरा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा है इसमें कि भाई वो ठीक है 4 महीने पहले मर गया और मैं आपको रुपए भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि भाई वो कैसे मरा करके, तो तब उसको बताना होता है कि वो कैसे मरा, तो वो कहता है ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वो किसी गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे आके दब के मर चुका है करके, ठीक है। इस बात को सुन के उस व्यक्ति को काफी खुशी होती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको पैसे दे के अपना उस अंधेरे में चल देता है। अब क्या होते हैं यहाँ पे ये है कि जो जब स्ट्रेंजर चले जाता है तो उसके बाद गिविंग इट अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, हैंडफुल ऑफ कॉइन्स का मतलब एक मुट्ठी, मुट्ठी में जो सिक्के होते हैं वो दे जाता है उसको। अभी उसने अंधेरा है तो वो भी नहीं गिन सकता है, और उसने भी गिन के नहीं दिए हैं, उसकी वाइफ जो होती है वो वहाँ वेट कर रही होती है। अब यार, तो अभी जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ वेट कर रही होती है, वो उससे पूछती है, डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखा है, यानी कि वो उससे एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है कि भाई आप इतना लेट क्यों करते हैं। वो क्या करता है कि अपनी वाइफ के हाथ में वो सारे सिक्के रख देता है और कहता है कि आप इसको गिनो, वो अपनी वाइफ को कहता है गिनो, और उसकी वाइफ गिनती है, वो नहीं गिनता इस पैसे को, और उसकी वाइफ जब गिनती है तो वो निकलते हैं 12.5 आना, ये आप अच्छे से याद करिए, 12.5 आना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फिर वो जो थी बहुत खुश हो जाती है, अब वो उससे कुछ नहीं पूछती है और सीधा आगे आ जाती है अपनी बात पे, वो कहती है कि मैं इससे कुछ खरीदना चाहती हूँ, वो उससे कुछ खरीदना चाहती है, सम जैगरी एंड कोकोनट। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि उसकी वाइफ क्या खरीदना चाहती थी, तो वो गुड़, जैगरी मतलब गुड़, और कोकोनट मतलब नारियल खरीदना चाहती थी, ठीक है, अगले दिन वो खरीदना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी है वो अपनी बेटी को भी, वो अपनी बेटी के लिए कुछ स्वीट्स बनाना चाहती है। तो इस प्रकार से कहानी है, और लास्ट में कहानी में ये बताया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है अपनी वाइफ से कि मेरे आज मन से बहुत बड़ा, मतलब हेड से मेरे बहुत बड़ा बोझ उतर गया है करके, यहाँ पे लिखा है ग्रेट लोड गॉन फ्रॉम मी, मतलब कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा लोड आज खत्म हो गया, क्योंकि मैंने उस आदमी को जिसको मैंने मार दिया था कई साल पहले, वो आदमी को मैंने आज जिंदा देखा है करके। और फिर इस प्रकार से वो कहानी एंड होती है, कहानी में हैप्पी एंडिंग बताई गई, और चैन की नींद सोता है, मतलब इसमें सोते हुए बताया गया है, तो यानी कि चैन की नींद, मतलब उसके मन में जितना भी आज तक जो डर था वो सब उसका समाप्त भी हो गया। तो इस प्रकार से कहानी एंड हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दे एंड मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे, सो थैंक यू सो मच।